कहता है मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी बाली उम्र का 32 साल का हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुढ़ा बुलाया। क्या सच में? हाँ, ये ठीक कह रही है। ये गाड़ी तुम्हारी है? इसे जल्दी यहाँ से हटाओ, मैंने अपनी कार खड़ी करनी है यहाँ। काफका कहता है यहाँ तो इतनी सारी जगह है, पर मैं यहीं पार्क करना चाहती हूँ क्योंकि आज का मेरा लकी नंबर 5 है। काफका को गुस्सा आ जाता है और कहता है इधर आ बच्ची, तुझे थोड़े मैनर्स सिखाऊं मैं। और वो अपना कोट उतारती है तो उसने अंदर एक सूट पहना था, जिसकी मदद से वो काफका की गाड़ी को उठा के साइड में फेंक देती है। पागल निब्बी, ये तूने क्या किया? ये कंपनी की गाड़ी थी। इचिकावा उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन? वो बताती है कि मेरा नाम किकोरू शिनोमिया है और मेरी हॉबी काइजू को मारना है। और वो काफका को देख के कहती है एक बात बताओ बुड्ढे, तुम काइजू जैसे स्मेल क्यों कर रहे हो? तभी इचिकावा उसे बताता है कि हम लोगों का काम काइजू की बॉडी को ठिकाने लगाना है। लेकिन तभी किकोरू ये देख के हैरान हो जाती है कि काफका अपनी गाड़ी को अपने हाथों से ही उठा के सीधा कर देता है। किकोरू को लगता है कि शायद उसके पास भी अपना एक बॉडी सूट होगा। काफका खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं एग्जामी नंबर 2032 हूँ और मेरा नाम काफका है। मुझे याद रखना बच्ची। किकोरू को लगा था कि एग्जाम काफी बोरिंग होने वाला है, पर अब शायद ये इंटरेस्टिंग होगा। और वो काफका से कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर ताकत किसे कहते हैं। वहीं इचिकावा काफका पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने एग्जाम शुरू होने से पहले ही अपनी ताकत का यूज कर लिया। ये कितना कमाल का था ना, मैंने सिर्फ उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं सकती थी। तुम अकल से पैदल हो क्या थोड़े? तभी शोर शराबा सुन के वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं था। और इचिकावा काफका से कहता है अगर आपने फिर से ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं आपको सीधा घर भेज दूंगा। काफका जानता है कि ये आशिरो के साथ खड़े होने का उसका आखिरी चांस है और वो खुद से वादा करता है कि वो इस बार हार नहीं मानेगा। जिसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। लेकिन काफका को टेस्ट में काफी मुश्किल हो रही थी। उसने इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी और रोज काफी हैवी चीजें भी उठाता था, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी जैसे काम ही नहीं कर रही है। इसके बाद हम कुछ देर पहले का ही सीन देखते हैं जहाँ इचिकावा एक्सप्लेन कर रहा था कि एग्जाम के सेकंड स्टेज में 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई भरोसा नहीं है, इसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है और किसी को भी रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट में ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। लेकिन फिजिकल टेस्ट के दौरान काफका की काफी बुरी हालत हो रखी है। वो हमेशा बिलो एवरेज ही था, लेकिन इस बार तो उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो सारे टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था। वो सोचने लगता है कि क्या 30 का होने के बाद बॉडी की इतनी बुरी हालत हो जाती है। टेस्ट को पास करने के लिए काफका ट्रांसफॉर्म होने के बारे में सोचता है, पर वो भी जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो इसी वक्त मारा जाएगा। काफका ने टेस्ट में इतना बुरा किया था कि उसका रैंक 225 में से 219 आता है। तभी किकोरू उसे अपना रैंक दिखा के जलाने आती है। उसका रैंक 5th आया था। तुमने तो मुझे खुद को याद रखने को कहा था ना, तो अब मैं ये याद रखूं कि तुम 219 आए 225 में से। काफका याद करता है कि कैसे उसने पूरी तैश में आके उसे अपना नाम याद रखने को कहा था। प्लीज मेरा नाम भूल जाओ। वहीं इचिकावा बस खुश है कि काफका ने अपनी काइजू की पावर यूज नहीं की। काफका कहता है कि ये सही नहीं होता क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सब तो मैंने बस कूल लगने के लिए कहा है। काश मैंने अपनी पावर यूज की होती, इतना घटिया रैंक ना आता मेरा। लेकिन इचिकावा को लगता है कि एक और वजह है कि काफका को इतना नीचे रैंक किया गया। वहीं दूसरी तरफ आशिरो को उसका सबऑर्डिनेट इस साल के एप्लीकेंट्स की लिस्ट देता है। उसे लगता है कि आशिरो को इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट तो बस काइजू को मारने में है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो काम करते वक्त इनके बारे में और जानना चाहती है। इसके बाद वो सभी टॉप कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है। वहीं साथ में बाहर इचिकावा भी काफका को कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा होता है। इजुमो इस साल के सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में से एक है और वो अपने क्लास में सबसे टॉप पे आया था और इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। जो बंदे का रैंक 3rd आया था उसका नाम इहरू है, पर जिस बंदे का रैंक 1st आया था उसका नाम कागुरागी है, जो कि जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है। इतना ही नहीं, बाकी सभी जो एग्जामिनीज हैं वो भी जापान के टॉप यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हैं। नॉर्मली ये सभी लोग एलीट ऑफिसर्स बनने की कोशिश करते हैं, ना कि फील्ड एजेंट्स। शायद यही वजह है कि काफका का रैंक इतना नीचे था। लेकिन इतने सारे स्ट्रॉन्ग लड़कों के बीच में एक इंसान है जिसपे सबका ध्यान है और वो है किकोरू। वो 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर गई थी। उसने कई सारे ग्रेड्स स्किप कर दिए, जिसकी वजह से वो यंगेस्ट बन गई इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली। और सभी लोग किकोरू को ग्रेटेस्ट टैलेंट कहने लग गए हैं। टॉप 3 लड़के उसे देख रहे होते हैं और उससे कंपटीशन करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। काफका उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम इतनी अमेजिंग हो। लेकिन किकोरू को टच करने के लिए उसके बॉडीगार्ड उसकी सुताई कर देते हैं। किकोरू उस पे हंसती है क्योंकि उसने फिर से उसे नीचा दिखा दिया था। वहीं काफका कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ असली नीचा दिखाना किसे कहते हैं, पर पता नहीं मैं ये करूंगा कैसे। इचिकावा कहता है कि अभी भी उनके पास चांस है। पिछले 2 सालों से सेकंड टेस्ट में काइजू डिस्पोजल कॉप्स आ रहे हैं और वो काइजू के बारे में आपकी नॉलेज और ग्रुप के साथ काम करने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। वो नए एप्लीकेंट्स को बताना चाहते हैं कि काइजू को मारने के अलावा भी और भी चीजें होती हैं और यही वजह है कि इचिकावा ने डिस्पोजल यूनिट को ज्वाइन किया था। काफका की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं और वो अपनी सारी उम्मीदें एग्जाम के सेकंड पार्ट पे लगा देते हैं। इसके बाद उन सभी को सेकंड ट्रेनिंग एरिया में पहुंचा दिया जाता है, जहां की 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना
खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें बताता है कि वो इस एप्टीट्यूड टेस्ट का इंचार्ज होगा और यहाँ पे उनका ये टास्क है कि उन्हें यहाँ काइजू को ढूंढना होगा। ये सुन के इचिकावा और काफका खुश हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ काइजू की बॉडी को ढूंढ के डिस्पोज करना होगा, पर होशीना कहता है कि तुम्हें काइजू को ढूंढ के खत्म करना होगा। ये सुन के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक से एक खतरनाक काइजू होशीना पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम उसे रोक देता है। ये देख के ज्यादातर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन टॉप स्टूडेंट्स इसके लिए एक्साइटेड हैं। वहीं काफका को नीचे गिरा देख के किकोरू हंसने लगती है। इचिकावा, तुमने कहा था कि बॉडीज को डिस्पोज करने के बारे में चीजें होंगी। मैंने कहा था कि पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है और मैं भी ये देख के काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जाम काफी डेंजरस है, तो वो ये एग्जाम ज़ूमोटेक गियर पहन के करेंगे। इचिकावा जब एक सूट को पहनता है, वो ये देख के हैरान था कि वो उसकी बॉडी को एनालाइज करके उसे पूरा फिट हो जाता है। वो सूट उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है और इचिकावा महसूस करता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये डीमन डिफेंस फोर्स कॉम्बैट सूट्स हैं और ये काइजू की बॉडीज का यूज करके बनाए गए हैं। इस सूट को पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वहीं किसी रूम में बैठी 3rd डिवीजन की ऑपरेटर, जिसका की नाम कोनामी है, वो उन सभी के कॉम्बैट पावर्स को मेजर करना शुरू कर देती है। इचिकावा सूट के 8% पावर को यूज कर पा रहा है। इजुमु 18% पे है, कागुरागी 15% पे और इहारो 14% पे है। ये मेजरमेंट ये इंडिकेट करती है कि कोई बंदा उस सूट की कितनी पावर को ड्रॉ आउट कर पाता है। बहुत इंटेंस ट्रेनिंग के बाद भी ज्यादातर लोग सिर्फ 20% तक ही पहुंच पाते हैं। और ये भी कमाल की बात होती है कि अगर किसी साल में एक एप्लीकेंट भी 10% से ज्यादा यूज करने वाला मिल जाता है तो, पर यहाँ तो 3 लड़के 10% से ऊपर हैं। पर तभी सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि किकोरू की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 46% है। ये देख के सभी एप्लीकेंट्स हैरान हो जाते हैं और होशीना सोचता है कि ये तो अभी से ही प्लेटून लीडर के लेवल तक पहुंच चुकी है। इचिकावा अपनी 8% पावर को देख के थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन होशीना कहता है कि ये भी बहुत है एक फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए। जब तक कि एग्जामिनी इसका 0% नहीं है, वो पास हो जाएंगे। हाँ, पर आज तक मैंने किसी एग्जामिनी को नहीं देखा जिसकी पावर 0% हो। तभी कोनोमू कहती है, काफका अपने सूट की 0% पावर अनलेश कर पा रहा है। कोई ये सुन के हंस रहा है और कोई सुन के शॉक हो जाता है। वहीं काफका का मुंह शर्म से लाल है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसकी सूट की पावर को अनलॉक करता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम टॉयलेट पे बैठे हो और प्रेशर नहीं आ रहा है। काफका की हरकतों को देख के होशीना को वो पसंद आने लगता है, पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो सिलेक्ट होगा। काफका को लगता है कि इस सूट की पावर को अनलीश करने के लिए जरूर कोई ट्रिक होगी और अपनी पूरी जान लगा देता है उस ट्रिक को पता करने के लिए, इससे पहले कि एग्जाम खत्म हो जाए। लेकिन किकोरू ये सब देख के फ्रस्ट्रेट हो रही होती है और वो चाहती है कि वो अपनी ताकत दिखाए, जो कि उसने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। तभी होशीना रूम में पहुंच जाता है और कहता है कि समय हो चुका है कि एग्जाम के फाइनल पार्ट को शुरू किया जाए। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पे आपके टारगेट्स एक होजू है और 36 योजू। इन सभी काइजूस को इस पूरे एरिया में अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया गया है। इन सभी ने टोटल 16 लोगों की जान ली थी और ट्रेनिंग के पर्पस के लिए इन सभी को जिंदा पकड़ा गया है। सभी एग्जामिनर्स उनसे एंटी काइजू वेपन से लड़ेंगे और ड्रोन्स उनके एक्शन को मॉनिटर करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि कभी कोई एग्जामिनी खतरे में है तो वो सूट के शील्ड को एक्टिवेट करके उसे बचा लेंगे, पर इसका मतलब ये भी होगा कि वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ये एग्जाम बहुत ही खतरनाक है, तो होशीना गारंटी नहीं ले सकता कि वो नेक्स्ट एग्जाम तक जिंदा बचेंगे। तो अगर वो इस एग्जाम में पार्ट लेना चाहते हैं तो ही आगे बढ़ें। सभी एग्जामिनीज मैदान में कूद जाते हैं, पर वो सभी ये देख के हैरान थे कि किकोरू सबसे आगे है और बिल्डिंग पे मकड़ों जैसा चल रही है। वो बड़ी ही आसानी से 2 यूजूस को मार गिराती है, जिसे देख के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी काफका कहता है, अब हमें भी आगे बढ़ना होगा, तो पीछे मत रहो इचिकावा। ये तो मुझे कहना चाहिए, 5 फुट पीछे खड़े हो मेरे। इस सूट मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, मैं तो इस वेपन को भी नहीं उठा पा रहा। वो कूल लगने के लिए कहता है, सिर्फ मैं ही जीरो हूँ जो कि इस चीज को समझ सकता है। अपने नकारापने को कूल बनाने की कोशिश मत करो। चीजें उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनके पास किकोरू जैसी ताकत नहीं है। तभी होशीना सभी को बताता है कि याशिरो वहाँ एग्जाम्स देखने के लिए पहुंच चुकी है। ये सुन के काफका को अपना प्रॉमिस याद आता है, हमें से कौन ज्यादा कूल डिफेंस ऑफिसर बनेगा, और वो खुद को शांत करता है। वो खुद के जीरो होने की फिक्र छोड़ देता है और खुद को याद दिलाता है कि ये उसका आखिरी चांस है। इचिकावा, तुम्हें क्या लगता है हम पे ड्रोन से नजर क्यों रखी जा रही है? सवाल तो आपने सही पूछा है। अगर सिर्फ उन्हें ये पता लगाना होता कि कितने काइजूस मरे हैं तो वो ये सब तो सेंसर की मदद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे कि हम कितने काइजूस को मार पाते हैं, बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी एडजस्ट कर पाते हैं। यानी अगर हम सब सामने से नहीं लड़ सकते तो हमें बाकी एग्जामिनीज की मदद करनी चाहिए। उन्हें पास ही लड़ाई होती हुई दिखती है तो वो उनकी मदद करने के लिए अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। काफका उस काइजू को देख के पहचान जाता है कि उसने एक बार इस काइजू की बॉडी को क्लीन अप किया था और उसे याद आता है कि इन काइजू के खिलाफ स्टन ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इसकी आईसाइट कमजोर है पर इसकी हियरिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। एक बार उनके कान बहरे हो गए तो उन्हें मारना काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद काफका इजुमो से कहता है कि वो उसके पेट पे हमला करे क्योंकि वो उसका वीक स्पॉट है। अटैकर्स ऐसा
ऐसा ही करते हैं और वो ये देख के हैरान थे कि वो उस बीस्ट को इतनी आसानी से हरा देते हैं। वो उसके सपोर्ट के लिए काफका का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं मॉनिटर रूम में अब सभी का ध्यान उन दोनों पे है। काफका कहता है कि हमने अनगिनत काइजू की बॉडीज की चीड़ फाड़ की है, तो हम उन्हें अंदर से और बाहर से बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। काफका कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी नॉलेज का यूज करके यहाँ कुछ कर सकता है और उसे अपनी काइजू पावर को यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी काफका पे एक काइजू हमला कर देता है, जिसकी वजह से काफका उड़ता हुआ एक बिल्डिंग में जा घुसता है। कुनामी कहती है कि काफका बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और वो इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। होशिना काफका की शील्ड को एक्टिवेट करने को कहता है। वहीं काफका सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि वो देख रही है, मैं उसके सामने को और खुद को नीचा नहीं दिखने दे सकता। तभी वो काइजू काफका को खाने वाला होता है। वहीं कंट्रोल रूम से उसकी शील्ड एक्टिवेट होने वाली होती है। होशिना सोचता है मुझे पता था कि काफका इस राउंड में सबसे पहले बाहर होगा। ये कितनी बुरी बात है क्योंकि वो कितना फनी था। लेकिन तभी उस काइजू के चीथड़े उड़ने लगते हैं और किकोरू वहां पहुंच के कहती है ये तीसरी बार है जब मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है और जब तक मैं बैटलफील्ड पे हूँ किसी को भी हार मानने की इजाजत नहीं है। काफका उसे देख के अमेज्ड था, लेकिन वो उसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि वो बाकी काइजूस को मारने जा रही है, तो वो लूजर की तरह यहाँ पड़े रह सकता है। इसके बाद किकोरू सभी काइजूस को हराते हुए आगे बढ़ने लगती है। सभी लोग ये देख के समझ जाते हैं कि वो सबसे भयानक वाले काइजूस से लड़ने जा रही है। हीरो सोचता है कि ये जरूरत से ज्यादा ताकतवर है, क्या इसने भी वही सूट पहना है जो कि हमने पहना है। काफका भी मेन टारगेट को मारने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसका पैर टूट चुका है और वो वहां से नहीं हिल सकता। होशिना बताता है कि काफका की काफी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और शायद उसके कई ऑर्गन भी डैमेज हो चुके होंगे। काफका सोचता है कि इसका मतलब ये है कि वो उसके आखिरी चांस को भी गवा देगा, लेकिन वो खुद को ऐसा सोचने से रोकता है। वो याद करता है कि वो कितना शर्मनाक था जब उसे पता लगा कि वो अपनी सूट की 0% पावर अनलीश कर पा रहा है। इसका मतलब ये था कि वो कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। वो ये सोच के फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जिनके पास टैलेंट है सिर्फ वही पास हो सकते हैं। होशिना उससे कहता है कि मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूंगा कि तुम एग्जाम से ड्रॉप आउट कर जाओ, क्योंकि वो शील्ड भी तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। मुझे हार माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं भले ही सपने देखने के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ और एक गधे जैसा दिखता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की सोच लिया है और मेरी मौत ही मुझे अपने सपनों का पीछा करने से रोक सकती है। जब काफका ये सब बोल रहा होता है, मॉनिटर रूम में सभी ये देख के हैरान थे कि काफका अब 0.01% कॉम्बैट पावर यूज कर सकता है।